नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या भूलूं के याद करूं नामक आत्मकथा पढ़ रहे हैं, जिसका हमने कुछ भाग पढ़ लिया है। अगर आपको पूरा शुरू से देखना है भूमिका सही, तो आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। उसके बाद यह वीडियो आप देखें तो आपको पूरी तरह क्लास समझ में आएगी। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने यहाँ से पढ़े थे ना कि ये बाजे की बालें मटर की छिमियाँ आदि भेजा करते थे। फिर ससुराल में ब्याह शादियाँ हुई, मौतें हुए, निवेते हुए ना, लेकिन राधा ने अपनी कसम नहीं तोड़ी। तो उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। नायब साहब ने काफ़ी धन कमाया और राधा की शब्दावली में किला जैसा बड़ा मकान बनवाया। चौखंड दुमहला उन्होंने रामबाग में एक शिवाला भी है। तो कहाँ बनाया शिवाला? तो रामबाग में। अगर पूछ ले कि उन्होंने शिवाला कहाँ बनाया तो आपको ध्यान होना चाहिए रामबाग में, है ना। रामबाग के हनुमान मंदिर के प्रवेश द्वार से घुसते ही बाईं ओर को यह शिवाला आज भी मौजूद है। सामने कुआं है। नायब साहब शिव के उपासक रहे होंगे। उनके घर में लड़का हुआ तो उनका नाम उन्होंने भोलानाथ रखा। यही मेरे बाबा थे। तो इनके बाबा का क्या नाम था? भोलानाथ। ठीक है। लड़की हुई तो उसका नाम भवानी रखा। राधा की बेटी का नाम महारानी था, तो राधा की बेटी का नाम महारानी। और अपनी उनकी खुद की लड़की का नाम भवानी, है ना। भोला, भवानी, महारानी। नायब साहब, नायबाइन और राधा के लिए उस किले जैसे मकान का एक खंड ही काफ़ी था। मकान का दूसरा खंड नायब साहब ने अपने चचेरे भाई के नाम कर दिया, जिनके पौत्र जगन्नाथ प्रसाद, मुरलीधर, मोहनलाल और गणेश प्रसाद हुए। दूसरे चचेरे भाई इसी समय जैनी सेठ के परिवार के कारिंदा के रूप में चफरी जा बसे। तीसरे खंड में उन्होंने एक ब्राह्मण को बसाया। ब्राह्मण को क्या बसाया? उन्होंने मेरे भाग्य की एक रेखा ही डाल दी। बनू में इसके कितने पूर्व बनी खयाम की मधुशाला पर इस पर आगे चौथा खंड और पिछवाड़े के बहुत से हिस्से खाली ही पड़े रहते थे। नायब साहब को धन जोड़ने का मोह नहीं था। उन्होंने पैसा जैसा कमाया वैसा खर्च भी किया। राजसी प्रकृति के आदमी थे, शायद व्यसनी भी। उनके दम से चौक के 2-4 कोठे आबाद थे। इसका अर्थ मैंने बहुत बाद को समझा। उस समय के समाज में ऐसा व्यसन संपन्नता का चिन्ह समझा जाता होगा। नायब साहब आनंदवादी आदमी थे। खाने पीने लुटाने में हर वक्त हाथ खुला रखने वाले। उन्होंने अपने लड़के की शादी बड़ी धूमधाम से मिर्ज़ापुर में की। तो नायब साहब के लड़के की शादी मिर्ज़ापुर में हुई थी। ठीक है। लड़की की रायबरेली में हुई या कोढ़िया गांव में, है ना। वहाँ जाने आने के लिए ऊंचा हर के स्टेशन पर उतरना पड़ता था। भवानी के पति बाद को बलरामपुर रियासत में खजांची या ऐसे ही किसी ऊंचे पद पर नियुक्त हुए। मैं अपने लड़कपन में एक बार अपने पिता के साथ उनके गांव अकोढ़िया गया था। महल सा उनका घर था। लहीम शहीम शरीर, रईसी ठाठ से रहते थे। तब शायद रिटायर हो चुके थे। उन्होंने रियासती रहन सहन जीवन के मुझे बड़े दिलचस्प किस्से भी सुनाए थे। एकाधिक अवसरों पर उनके सपत्नीक घर आने की भी याद है। नैबाइन स्वभाव से कंजूस थी। वे जब तब नायब साहब की खर्चीली आदतों पर हाय हाय करती, तकरार करती, पर उनसे पार न पाती। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि नैबाइन ने हंडिया भर असरफी इकट्ठी की थी और उसे बिना किसी को बताए उस लंबे चौड़े घर में कहीं गहरे गाड़ दी थी। नैबाइन की मृत्यु अचानक हो गई और इस हंडिया के लिए 3 पीढ़ी तक समय समय पर कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कई जगह खुदाई होती रही, पर उसका कोई पता न चला। अंतिम बार ऐसा प्रयत्न बड़े गुप्त ढंग से मेरी बहन की शादी के समय मेरे पिता ने किया था, पर कोई सफलता न मिली। नायब साहब की मृत्यु अधेड़ अवस्था में हुई। अपने अक्खर स्वभाव का परिचय उन्होंने मृत्यु शैया पर भी दिया। गोदान कराने के लिए जब गाय लाई गई तो उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ने से इनकार कर दिया। बोली अस्फुट हो गई थी। बोली उनकी मतलब आवाज़। हाथों से लगाम का इशारा करके बताया कि घोड़ा दान करना चाहते हैं। पुरोहित बड़े पशु पेश में पड़ा, पर मरते समय भी उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। घोड़ा ही दान किया गया। और कुछ ऐसा हुआ कि उनकी मृत्यु के तीसरे दिन उनका घोड़ा और पाला हुआ उनका बाज भी मर गया। ठीक है। तीसरे दिन, है ना, बाज और घोड़ा दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंतिम बात जो उन्होंने पुत्र से कही थी वह यह थी कि राधा को मान के साथ रखना और उनकी बेटी का ब्याह कर देना। राधा अपने भैया की बात करते न उबती थी न थकती थी। वर्णन की कला पर उनका ऐसा अधिकार था कि सुनी हुई बातों को भी उनसे फिर सुनने में रस आता था। अपने चारों ओर किसी व्यक्ति को नायब साहब जैसा न पाने के कारण वे मुझे किसी दंत कथा के नायक से प्रतीत होते।
उनकी कथा सुनते सुनते मेरे बाल मन में ऐसी कल्पना जागी हो कि मैं बड़ा होकर वैसा ही मजबूत बनूंगा, वैसे ही घोड़ा दौड़ाऊंगा, वैसे ही तलवार चलाऊंगा, वैसे ही चोरों बदमाशों का सामना करूंगा, वैसे ही आत्मविश्वस्त और निर्भीक होकर जीऊंगा, आनंद से विचरूंगा। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रक्त का कितना असर होता है कह सकना इम्पॉर्टेंट लाइन है ये दोस्तों, कि रक्त का कितना असर होता है यह कर सकना कठिन होता है। बहादुर की संतान कायर होती है, कबीर के वंश में कमाल उपजता है। देखिए यहाँ पे किसका किसका जिक्र है वो भी आप ध्यान रखिएगा। कबीर के वंश में कमाल उपजता है, पर बालपन में बड़े संस्कारों का असर किसी न किसी रूप में जीवन पर बना रहता है, प्रकट भी होता है। 6 वर्षों तक जो मैं यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में रहा और पिछले महायुद्ध के समय हर गर्मी की छुट्टी में रेगुलर ब्रिटिश यूनिटों से संबंध रहकर जो मैंने आधुनिक हथियारों को चलाने की शिक्षा ली, मैं कलम और बंदूक चलाता हूँ, है ना। मैं कलम और बंदूक चलाता हूँ, ऐसा कौन कह रहा है? बच्चन जी कह रहे हैं। उसमें मेरे प्रारंभिक सपनों की प्रेरणा होगी, इसमें मुझे संदेह नहीं। अभय अदम्य अपराजेय रहने की प्रति जो मेरी यत्किंचित आस्था है, चाहे फिर चुनौती किसी स्थूल शत्रु से आए, चाहे किसी सूक्ष्म समस्या परिस्थिति अथवा कार्य के रूप में, उनका उसका मूल भी उन्हीं संस्कारों में होगा। वे कभी कभी मेरी पंक्तियों में भी उतर आए हैं। विवश जीवकोपार्जन को मैं हुआ न किस किस पथ का राही, पर मेरा वह चलता तो मैं होता कवि के साथ सिपाही। तो ये पंक्ति आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है पूछ ले कि कहाँ से ली गई, तो आपको पता होना चाहिए। क्या भूलूं कि याद कर दूं नामक आत्मकथा में यह पंक्तियाँ बच्चन जी ने लिखी है। इसलिए तस्वीर तुम्हारी बसी मेरे वीर, बसी मेरे अंतर में, है ना। या फिर अधिक स्पष्टता से इन पंक्तियों में फिर देखिए, चाहता था मैं उन्हीं नर नाहरों की भांति जीवन को बिताना, प्रीति करना, गीत गाना, मस्त रहना, शत्रु को नीचा दिखाना। उस वजह की जिंदगी का भेद कोई खो चुका, वरना वही मैं विश्व को चिंतित बनाता, विश्व चिंता का कि जो डेरा हुआ हूँ। किंतु यदि संस्कार मुझको छेड़ता है, गिरदा सिरदर्द बनता, तो बिना संदेह मेरा काम पहला है। अगर मैं मर्द बनता, सामना उसका करूं और मैं और घुटनों के तले उसको दबाऊं। सब जगह असमर्थ हूँ मैं इस वजह से, तो नहीं तेरा हुआ हूँ रागनी, मत छेड़ मुझको, आज मैं संसार से छेड़ा हुआ हूँ ना। ये पंक्तियाँ इनमें आप लोग नोट में ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है। मेरा ऐसा अनुमान है कि मेरे पर बाबा के दुर्धर्ष, दुर्दम्य और आक्रांतकारी व्यक्तित्व के नीचे मेरे बाबा का व्यक्तित्व पूरी तरह उभर नहीं सका। शायद मूल कारण यह था कि नायब साहब, जैसा कि अक्सर लोग चाहते हैं, अपने पुत्र को अपना प्रतिरूप बनाना चाहते थे। और यह मानी हुई बात है कि प्रतिरूप रूप से, प्रतिबिंब बिंब से अस्पष्ट और कमज़ोर होता है। असल असल है, नकल नकल है। तो देखिए इसमें ये पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि यह मानी हुई बात है कि प्रतिरूप रूप से, प्रतिबिंब बिंब अस्पष्ट और कमजोर होता है। असल असल है और नकल नकल है ना। बाबा शरीर से तो पुष्ट थे, पर कद से मंझोले थे। घर पर ही मौलवी रखकर उनको अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा दी गई थी। बाबा को लिखने का काफ़ी अभ्यास कराया गया होगा। बात शायद यह भी थी कि उन दिनों छपी पुस्तकों का अधिक प्रचलन नहीं हुआ था। लोग प्रायः जो पुस्तक पढ़ना चाहते थे उसे दूसरों की हस्तलिखित पुस्तकों से नकल कर लेते थे। बाबा के हाथ की लिखी हुई कुछ पुस्तकें मेरे पास लड़कपन तक मेरे घर में सुरक्षित थी। एक प्रति, तो देखिए किसकी इन्होंने चर्चा की है, खालिक बारी, है ना। उनके बाबा की खालिक बारी भी उन्हीं के हाथों की लिखी थी। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तब बहुत संभाल कर रखने की हिदायतों के साथ वह मेरे हाथ में दी गई थी। मुझे शुरू की पंक्तियाँ याद हो आई हैं। खालिक बारी सृजनहार, वाहिक एक वदा करतार, रसूल पैगंबर ज्ञान बसीठ। और आगे की पंक्ति, यार दोस्त भूले जा ईठ। मगर किसी ने मजाक उड़ाने के लिए एक दूसरी ही पंक्ति जोड़ दी थी, कुत्ता ले गया टांग घसीट। और उसे दोहराकर भी हम अक्सर अपना विनोद किया करते थे। कहते हैं खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। यह एक प्रकार की द्विभाषी कोश है। इसमें हिंदी फारसी का ज्ञान, है ना, कराने के लिए इसका व्यापक प्रचार किसी समय किया गया होगा। यह कथन भी प्रसिद्ध है, 1 लाख ऊँट 1.25 लाख गाड़ी, झन तेही पर लादी खातिक बारी, है ना, खालिक बारी, है ना। बाबा के बस्ते की हस्तलिखित पुस्तकों में उर्दू अक्षरों में लिखा रामचरितमानस का सुंदर कांड भी था, है ना। ये सब चीज़ें आप इम्पोर्टेंट है जो बता रहे हैं बच्चन जी, वो सब आप नोट करते जाइए, ठीक है। बाबा के बस्ते में क्या थी, रामचरितमानस का सुंदर कांड भी था।
किसी से हिंदी बोलवा कर उन्होंने लिखवाया होगा। मुझे लड़कपन में भी इस पर आश्चर्य होता था कि बाबा को रामायण ही पढ़ना था तो उन्होंने नागरी की 12 खड़ी क्यों न सीख ली थी। मेरे ननिहाल में तो मेरे नाना का एक पूरा रामचरितमानस था जो उर्दू अक्षरों में लिखा हुआ था और वह उन्हें अपने बाबा से मिला था। उसे शायद किसी मुसलमान कातिब ने लिखा था क्योंकि अंत में उसने नकल करने की तारीख हिजरी संवत में दे दी थी। यह भी संभव है कि उस समय हिजरी संवत प्रचलित होने से वही दे दिया गया। अब वह पुस्तक मेरे पास है, उस पर 1176 हिजरी पड़ी हुई है ना। क्या पड़ी है? तो 1176 हिजरी पड़ी हुई है। इस प्रकार यह मानस की काफ़ी पुरानी प्रति है। आजकल शायद हिजरी की 14वीं सदी चल रही है। मानस शोध के संबंध में यह पुस्तक बड़े महत्व की सिद्ध हो सकती है। कभी कभी मुझे खेद होता है कि मैं उर्दू काफ़ी नहीं जानता, नहीं तो मैं स्वयं प्रचलित मूल पाठ से इसकी तुलना करता, शायद कभी कोई करे। मैंने राष्ट्रीय अभिलेखालय से इस प्राचीन पुस्तक का पुनरुद्धार करा लिया है और इसे मैं अपने पुस्तकालय की बड़ी मूल्यवान निधि समझता हूँ। प्रसंगवश बता दूं कि इस पुस्तक के साथ ही मेरे नाना के हाथ का लिखा हाफिज का पूरा दीवान भी मुझे मिला जो मेरे पास सुरक्षित है। मेरे पूर्वजों ने अपनी रुचि में फारसी और हिंदी का कैसा सुंदर समन्वय कर रखा था। भोलानाथ को अखाड़े कुश्ती का भी शौक कराया गया था। मेरे लड़कपन में नाग पंचमी के दिन एक बूढ़े पहलवान आते थे, कहते थे हमने तुम्हारे बाबा को जोर कराया था। उन्हें उस दिन खाना खिलाया जाता और एक लंगोट, एक तहमद और 4 आना पैसा दिया जाता। अपनी बुढ़ाई में भी वे हम लड़कों को 4-6 दाव और अपने काट बता जाते, जैसे जनेवा, दोपटा, मच्छी गोता, हिरन फास, धोबिया पछाड़। कहते उस्तादों के बताए हुए 150 दाव हैं। कुश्ती का गुर ताकत नहीं फुर्ती है। बाबा ने लाठी और तलवार चलाना भी सीखा था, पर नियम पूर्वक वे उनका अभ्यास नहीं करते थे। उनका मन पढ़ने लिखने की ओर अधिक रहता था। भीतर से अपने पिता की तरह वे क्रूर, कठोर, अकड़बाज भी नहीं थे। लड़ाई मोल लेने नहीं जाते थे, पर कोई उन्हें चुनौती दे तो पीछे भी नहीं हटते थे। फारसी शायरों की कृतियों ने उन्हें भीतर से अधिक परिष्कृत, सुसंस्कृत और संयमित कर दिया था। अगर नायब साहब अकारण क्रोधित थे तो बाबा कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करते थे। बोलते कम थे, संकोची थे, दबे से रहते थे, पर दब्बू नहीं थे। उनकी यह प्रवृत्ति, उनकी यह प्रकृति निश्चय ही उनके पिता के आतंक और दबदबे की देन थी। नायब साहब मकान तो किले जैसा छोड़ गए थे, पर नकद के नाम पर उन्हें झंझी कौड़ी भी नहीं छोड़ी थी। 4 आदमियों के खाने पहनने के लिए जो जुगाड़ करनी थी सो तो करनी ही थी। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी महारानी का विवाह, जिसका दायित्व उनके पिता उनके सर ऊपर छोड़ गए थे। इसी समय गदर की सुगबुग होने लगी। गदर कोई आकस्मिक घटना न थी। राधा बताती, साल 2 साल पहले से ज्योतिषी नजूमी साधु फकीर कहते फिरते थे कि कंपनी सरकार का राज जाएगा, नवाबी फिर से आएगी। लोग अपने दर दीवार दुरुस्त करें, तलवार कटार पर धार दें, तालाबों में कमल निकलने और हाथों हाथ रोटी आने के इंतजार में रहे। सहज विश्वासी लोगों में प्रचार का कैसा मौजूद माध्यम निकाला गया था। बुआ भतीजे ने सलाह की कि मकान का पिछला खंड बनियों को बेच दिया जाए, इससे महारानी की शादी के लिए रुपए मिल जाएंगे। शादी के बहाने मकान की मरम्मत करा ली जाएगी, मकान के आगे एक दीवार ऊंची खिंचा ली जाएगी और जब गदर होगा तो रास्ता बाजार बंद होने की हालत में बनिए से रसद ले लेकर महीनों घर के अंदर बैठे रहना संभव हो सकेगा। राधा बताती हैं, महारानी के विवाह के उपलक्ष्य में रात रात भर ढोलक पर गीत नार होता और उसी के बीच नई दीवार के हाथे में मोहल्ले के मर्द सपासप तलवार भांजने का अभ्यास करते। महारानी के विवाह की शायद जिस दिन पहुंची उस दिन गदर की गड़बड़ी अपनी चरम सीमा पर थी। इसमें भी महादेव बाबा की बड़ी कृपा थी। भोलेनाथ सब खर्चों से बच गए। केवल आग के चारों तरफ 7 फेरे देकर लड़की विदा कर दी गई। बारात केवल बाप बेटे ब्राह्मण वाली पास के ही किसी मोहल्ले से आई थी। गदर में मर्द तो मार काट करने के लिए निकल गए, पर औरतें बड़े बड़े घरों में इकट्ठी हो गई। भोलानाथ के किले से घर में मोहल्ले की 40-50 औरतों ने आकर शरण ली। ठीक है। बनिया के आंगन की ओर कोठे की दीवार में एक खिड़की खोद ली गई, उसी से रस्सी लटका कर रसद ली जाती। प्रायः सत्तू खाया जाता, दाना चबाया जाता कि घर से धुआं न निकले, कि अंदर किसी के रहने का शक हो। बाहर ताला पड़ा रहता, भीतर औरतें बच्चे सन्न मारे पड़े रहते। इलाहाबाद में अंग्रेजों का जवाबी हमला बड़ी जल्दी शुरू हो गया। जब यह खबर मिली कि अंग्रेज सिपाहियों की टोलियां आ रही हैं, मर्दों को जान से
मारती, औरतों की बेइज्जती करती, घरों में आग लगाती, तो मर्द अपने घर परिवारों के बचाव के लिए लौट पड़े। लोगों के सामूहिक मोर्चे टूट गए। अंग्रेजों ने जनता में दहशत फैलाने के लिए दूर मार छोटी तोपों से गोला बरसाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि आमने सामने की लड़ाई का साहस लोगों का खत्म हो गया। उस दिन भोलानाथ की जो प्रतिक्रिया हुई थी वह देश भर में सब जगह हो रही थी। छिप कर वार फिरंगे करता कौन करे नामर्द लड़ाई। उस दिन तलवार की लड़ाई खत्म हो गई थी। एक गोला भोलानाथ के पांव पर भी गिरा था। इसका जिक्र मैंने अपनी कविता में किया है। मैं हूँ उनका बहुत बड़ा पड़ा था जिनके पांव गदर का गोला, है ना। हमारे मोहल्ले चक से कुछ फरलांग पर चौक में सरे बाजार हिंदुस्तानियों को पकड़ पकड़ नीम के पेड़ से लटकाकर फांसी दी जा रही थी। राधा की शब्दावली में पेड़ों से लटकते हुए आदमी ऐसे लग रहे थे जैसे कटहल के पेड़ में फल लगे हों। ये पेड़ में लड़कपन में चौक में मौजूद थे। ये पेड़ लड़कपन में चौक में मौजूद थे। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद जब लोगों ने इन पेड़ों पर फूल चढ़ाना शुरू कर दिया तो सरकार ने उन्हें कटवा दिया। राधा जब कभी उन पेड़ों के पास से होकर गुजरती, उनको छूकर अपने कान पकड़ती, बुदबुदाती, इज्जत राखे राम। पता नहीं इन पेड़ों की छाया में और क्या क्या हुआ था। भोलानाथ के पांव पर जो गोला गिरा था यह ठोस लोहे का था, पूरे सवा शेर का। यह चोट की गर्मी से वे उठकर कुएं की जगह से घर तक तो चले आए, यहाँ तक कि पानी से गोले को ठंडा करके उठा भी लाए। हमारे यहाँ उसे फिरंगी लोहबंदा कहा जाता था, जो अब तक है, पर बाद को चलने फिरने से लाचार हो गए। बाहर की उथल पुथल में किसी तरह का इलाज कराना संभव न था। घर पर ही कई महीनों तक जिस जिस से सुनी दवा पुलिटिस सेंक कर प्रयोग उनके पांव पर होता रहा। बाहर चोट दिखाना शायद बलवाई होने का संदेश जगाना होता। बाद को लंबे इलाज के बाद उनका पांव ठीक हुआ। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, उनके चलने में थोड़ी सी भचक थी। उन्हें लंगड़ा नहीं कहा जा सकता था। महारानी जब ब्रह्मा के यहाँ से चलने लगी थी तो अपनी भाग्यलिपि को लगभग अपनी माँ की भाग्यलिपि की प्रतिलिपि बनवा कर लाई थी। विवाह के कई साल बाद जाकर उनके एक लड़की हुई। लड़की साल भर की भी न हुई कि उनके पति का देहावसान हो गया था और थोड़े ही दिनों में ससुराल वालों की गाली मार क्रूरता से घबरा कर जैसे राधा आकर मेरे पर बाबा के सामने खड़ी हुई थी, उसी प्रकार राधा की बेटी आकर मेरे बाबा के सामने खड़ी हुई। राधा अपने भतीजे से बोली, जैसे भैया हमका शरण दिहन रहा वैसे तुम इनका देव। भोलानाथ ने अपना मत्था टेका, कहा, जब आ ही गई है तो निकाल थोड़ा ही दूंगा। पिता की मृत्यु, जीविकोपार्जन के लिए के साधन का अभाव, महारानी का विवाह की चिंता, गदर की गड़बड़ी, उससे उत्पन्न आर्थिक दुर्व्यवस्था और अपनी लंबी बीमारी बेकारी से मुसीबतों का जो तांता लगा था, उससे भोलानाथ खिन्न थे। अब महारानी के आंचल में दूध और आंखों में पानी लिए दुर्भाग्य की मूर्ति बनी उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने महारानी को बहुत समझाया बुझाया कि वे अपने ससुराल को लौट जाए। उनका उचित स्थान वही है, चाहे ससुराल वाले कितना ही दुर्व्यवहार करें, उनके साथ करें। पर महारानी के पास अपने आंसुओं के अलावा कोई जवाब न था। स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है ना। स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है, यह पंक्ति ध्यान रखिएगा। बाबा अपनी शिक्षा और संस्कारों से भावों में बह जाने वाले आदमी थे, पर मेरी मिर्जापुरी दादी तेज स्वभाव की थी। उनकी राय बिल्कुल नहीं थी कि महारानी उनके घर में रहे। उन्हें लल्लो चप्पू की आदत न थी। जो बात वे ठीक समझती थी उसे दो टूक कहती थी, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला। उन्होंने अपनी राय राधा और महारानी के सामने मुंह से निकाल दी कि उनका हमारे घर रहना बेजाय है। बाबा बड़े धर्म संकट में पड़े। दादी से कुछ दबते भी थे। जो मर्द कमाता नहीं वह औरत पर मुश्किल से हावी हो पाता है। यहाँ उल्टे दादी ही अपने भाई से यदा कदा पैसे मांगा कर उनकी सहायता किया करती थी। उनके भाई मिर्जापुर में अच्छे चाकरी धंधे से थे। उनके ऊपर कोई भारी उत्तरदायित्व न था। 2 लड़के थे, लड़की कोई न थी। महारानी तस से मस न हुई। उनके सामने उनकी माता का उदाहरण था। महारानी में नारी का सहज चातुर्य भी था। दादी को पराजित करने के लिए उन्होंने ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि दादी चारों चित्त खाने चित्त। एक दिन उन्होंने बुद्धि को उनकी लड़की का नाम बुद्धि था, जिसे वे प्यार ने बुद्धन्ना और बोझ में बुधिया कर देती थी, ले जाकर दादी की गोद में लिटा दिया। शादी के 10-12 बरस बाद भी दादी को यह सौभाग्य नहीं मिला था कि उनकी गोद में कोई बच्चा खिले। नारी तो माँ बनने के लिए ही बनी है। उसके सपनों में कोई इससे अधिक मधुर, कोमल और सबल नहीं होता। माँ बनकर ही वह पूर्ण होती है। न बन सकी तो इस अभाव के लिए वह
अपने को धिक्कारती रहती। इस अभाव की पूर्ति के लिए वह भगवान को शिशु रूप में पूजने से लेकर कुत्ते बिल्ली तक को बेटे बेटी का प्यार देती है। नागर जी की ताई की याद आ गई और इस प्रकार अपने मातृत्व की आकांक्षा को संतुष्ट करती है या बहलाती है, शायद झुठलाती भी है। जीवन की मूलभूत मांगों के सामने जो स्वाभाविक रूप से नहीं झुकता उसे अस्वाभाविक रूप से झुकना पड़ता है। गणेश प्रसाद से पेड़ पौधे, महादेवी से, देखिए ये उपमा दे रहे हैं बंचन जी कि गणेश प्रसाद जो उनके दादा पर बाबा जो भी थे उन्हें पेड़ पौधे, महादेवी जी ने खरगोश कुत्ते और पंत जी ने बिल्ली बिल्ले वात्सल्य वसूल करते हैं ना। महारानी ने दादी का मर्म स्थल छू दिया। उसके बाद से दादी के मुख से नहीं निकला कि महारानी अपने ससुराल चली जाए। व्यवहारिक रूप से तो महारानी की विजय हो गई थी, पर वह भीतर ही भीतर जानती थी कि इस घर में उसका स्वागत नहीं किया गया, उसको सहन नहीं किया गया है। इसकी मार्क उन्हें जीवन भर बनी रही। बाबा ने यह समझा था कि जब परिवार का इतिहास उनकी पीढ़ी में दोहराया जा रहा है तो संभव है कि जैसे राधा के घर में पाँव रखते ही उनके पिता की नौकरी लग गई थी और घर धन धन से भर गया था, वैसे ही महारानी के आने पर भी कुछ उसी प्रकार का चमत्कार हो। भोलानाथ भोले स्वभाव के थे ही, कुछ विलंब से जरूर, पर हुआ कुछ वैसा ही। दिन पर दिन, मास पर मास करिश्मे की प्रतीक्षा में बीतने लगे। 4 प्राणियों का 5 कहना चाहिए। बच्चे का खर्च कम नहीं होता, भरण पोषण करना था और आमदनी जीरो। कभी भवानी के पति जो अब बलरामपुर रियासत से अच्छे पैसे खींच रहे थे अपने साले के लिए, और कभी दादी के भाई मिर्जापुर से अपने बहनोई के लिए रुपया भेजा करते थे। गल्ला कभी कभी चफरी के छोटे घर से आ जाता था। जब इन स्रोतों से भी कोई सहायता न मिलती और पारिवारिक आवश्यकताएं मजबूर करती तो उस किले से घर का कोई हिस्सा बेच दिया जाता। एक हिस्सा बिहारी सुनार के बाप ने लिया। बिहारी सुनार ने को मैंने देखा था। एक हिस्सा मुंशी आफताब राय, अच्छा, मुंशी आफ्ताब राय ने लिया। मेरे पिता और चाचा लोग इन्हें किबला और कभी कभी किबला आलम से संबोधित करते थे। उनसे कुछ समय उर्दू पढ़ने का सौभाग्य भी मुझे मिला था। एक महंगिनिया काछिन ने लिया, जवानी में बड़ी सुंदर थी। एक कायस्थ महोदय उसे बैठाले हुए थे। अधेड़ हुई तो उन्होंने छोड़ दिया। जब उसे देखने की मेरी स्मृति है तब वह लट चुकी थी। एक लाला श्याम सुंदर ने लिया। गली के पार उनका अपना बड़ा मकान या फिर भी मकान था, फिर भी उन्होंने उस मकान का एक हिस्सा खरीद लेने की कृपा की। एक पक्का मकान बाद को उन्होंने हमारे घर के सामने बनवाया अपने ब्राह्मण रखेल के लिए। हमेशा बिकाऊ जमीन मकान की खोज में रहते थे। उनका मकूला था, जहाँ तक जगह पाइए इमारत उठाते चले जाइए। जहाँ तक पाइए मकान इमारत उठाते चले जाइए। किसका था ये कथन? श्याम सुंदर जी का, लाला श्याम सुंदर है ना। और इस प्रकार लष्टम पष्टम गृहस्थी चलाते हुए भोलानाथ ने लगभग 10 बरस बिता दिए। इस बीच उल्लेखनीय बात यह हुई कि वे एक पुत्री के पिता हो गए। उनका नाम तुलसी रखा गया। ठीक है। दादी के नाम से बांझिल होने का कलंक कटा। दादी नारी समाज में उद्घोषित बंध्या थी। तुलसी के जन्म से जहाँ बाबा और दादी का आत्मसंतोष हुआ, वहाँ घर के वातावरण में एक बार फिर तनाव आ गया। नारी और नृपति को पलटते देर नहीं लगती। अपने संतान के अभाव में दादी ने जो स्नेह बुद्धि को, जो सद्भाव महारानी को दिया था, वह तुलसा के आगमन से दिनों दिन क्षीण होने लगा। घर का खर्च बढ़ गया था। सालों से आमदनी का कोई जरिया न था, न आगे दिखाई देता था। बेचने लायक अब घर का कोई हिस्सा न बचा था। और दादी को तुलसा के विवाह और दहेज की चिंता उनके जन्म के दिन से ही व्याप गई थी। नारी भी कितनी दूरंदेश, कितनी कल्पनाशील और कितनी व्यवहारिक होती है, उसकी पहली धारणा फिर से उभर उठी और कभी कभी मुखर भी होने लगी कि महारानी को अपने बच्ची को लेकर अपने ससुराल को लौट जाना चाहिए। कचहरी बाजों से अक्सर सुना है कि कब्जा आधा अधिकार होता है। महारानी भी अब इस घर पर अपना कुछ हक समझने लगी थी। हजरते दाग का शेर तो उन्होंने सुना था, पर एक दिन उन्होंने ऐलान कर दिया, अब मैं जहाँ बैठ गई। हजरते दाग जहाँ बैठ गए। जीवन में कुछ चीज़ें कोमल तंतुओं से बंधी रहने पर ही संगठित रहती हैं।
जब उन्हें अधिकार की लौ श्रृंखला से बांधने का प्रयत्न किया जाता है तब वे बिखर जाती है। तुलसा और बुद्धि को लेकर ईर्ष्या चलती। दादी और महारानी में मनमुटाव रहता। राधा कभी पेट की ओर झुकती, कभी पीठ की ओर। और नारी की इन 5 मूर्तियों के बीच 2 बच्चियां, 2 विधवाएं, एक सधवा, एक पुरुष केंद्र के समान सबको संतुलित किए सबसे संतुलित हुआ बैठा रहता। आदर, प्रेम, संरक्षण, वत्सलता और करुणा के भाव के बीच अपने जड़ दुर्भाग्य की ओर से उदासीन रहते। रही मन चुप है बैठे देख दिनन को फिर, है ना। ये पंक्तियाँ आई है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप एक बार नोट जरूर करते चलिएगा, ठीक है। बाबा के पाँव की चोट ने उन्हें सक्रिय जीवन के लिए शायद सदा को अक्षम कर दिया था। पाँव का दर्द या चोट बड़ी बुरी चीज़ होती है। शरीर का आधार ही हिल जाता है। जीवन है तो कुछ न कुछ चले फिरे बिना कैसे काम चल सकता है। दर्द से अधिक जो आदमी को परेशान करती है वह है दर्द की चेतना हर कदम रखने पर। इसका अनुभव मैंने स्वयं उस समय किया जब मेरी एड़ी की हड्डियों में स्पर निकल आए। स्पर एक प्रकार का कांटा होता है ना। तो बच्चन जी को क्या निकल आया था? स्पर, है ना। अगर पूछ ले स्पर क्या होता तो एक प्रकार का कांटा। मैं मील 2 मील पैदल चला जाता। इस अनुभव ने मुझे एक कविता लिखने को भी प्रेरित किया। भीतरी कांटा। मानव जीवन बड़ा बेहया है, उसे गहरा से गहरा दर्द कुछ समय के बाद सह्य हो जाता है। बाबा को दौड़ धूप के जीवन से विरक्ति हो गई। कम से कम वे दौड़ धूप से खुश न होते, जरूरी काम से पीछे भी न हटते। उन दिनों मकानों में 2 हिस्से होते थे, मर्दाना और जनाना। एक दूसरे से मिले पर अधिक से अधिक स्वतंत्र, साधारण आवश्यकताओं के लिए न औरतों को मर्दाने में जाने की जरूरत थी, न मर्दों को जनाने में। औरतों को कुछ कहने की जरूरत होती तो वे भीतर से सांकल खड़खड़ाती, मर्दों को कुछ कहना हो तो वे बाहर से खखारते। नौकर रखने की समाई जिन घरों में होती उनमें कहारने बारने जनाने में काम करती। उनके आदमी या लड़के मर्दाने में एक बैठक होती, एक बरामदा, कभी कभी कोने में एक गुसल खाना। 3/4 मकान का हिस्सा जनाने के अधिकार में होता। आंगन, रसोई, भंडारा, पूजा घर, दलान आदि। मध्यकालीन भारतीय नारी बाहरी समाज के पीछे हटा दी गई हूँ, इस पर घर पर वह पूरा अधिकार रखती थी, जताती भी थी। मकान की मालकिन स्वयं बनकर उसने पुरुष को घर का रखवाला सा बनाकर बाहर बिठा दिया था। कहीं किसी झरोखे या दीवार के सुराख से जिससे वह देख सके पर उसे कोई न देख सके। वह पुरुष की गतिविधि पर भी नजर रखती थी। कौन आया, कौन गया, क्या कहा गया, क्या सुन गया, सबकी उसको पूरी खबर रहती थी। बाबा समय और मौसम के अनुसार मर्दाने में, कभी बैठक में, कभी बरामदे में एक मसनद के सहारे खाट पर बैठे रहते। सामने उनके खारवे के बस्ते में लिपटी उनकी हस्तलिखित पुस्तकें होती। जब उन्हें पढ़ना होता मसनद से टेक लगा लेते और जब लिखना होता पालथी मारकर चारपाई पर बैठ जाते। बस्ते को आगे खींच लेते और वही उनकी मेज बन जाती। इस प्रकार एक ही खाट से वे अलमारी, कुर्सी, मेज तीनों का काम निकालते। बगल में कलमदान होता, नीचे पीकदान, दूसरी तरफ फुर्सीदार हुक्का। बाबा को तलब किसी चीज़ की नहीं थी। पान वे खाते थे। इसका चस्का उन्हें मेरी मिर्जापुरी दादी ने लगाया था, जिनके मुँह कुंवारे में बनारसी पान लग चुका था। सुना था कि जिन दिनों वे अधिक पढ़ते लिखते थे उन दिनों हुक्का ज़्यादा पीते थे। वैसे दिन रात में 4 चिलम से अधिक नहीं। दिमागी काम और तंबाकू का संबंध पुराना मालूम होता है। मैं कुछ ऐसे लेखकों को जानता हूँ जो बिना एकाध 3 फूंके हुए कोई भी कविता, कहानी अथवा लेख पूरा नहीं कर पाते। सिगरेट 4-6 दिन भर में मैं भी पी लेता हूँ। तो देखिए बच्चन जी क्या पिया करते थे? सिगरेट, है ना। पर लिखते समय मुझे उसकी कोई खास तलब नहीं होती। प्रायः मैं लिखते समय सिगरेट जलाता नहीं, है ना। लिखते समय क्या नहीं जलाते? मेरा ध्यान ही उस ओर नहीं जाता। कभी जला भी लो तो प्रायः पूरी की पूरी राखदान में ही सुलगती रहती है। बाबा की तंबाकू का राशनिंग दादी के हाथ में रहता था। पान तो वे उदारता से खिलाती थी, पर चिलम के लिए बाबा की मांग बढ़ी कि उनका कंट्रोल लग जाता था। मेरा ख्याल है कि उन दिनों पान सस्ता होगा, तंबाकू महंगी होगी। मेरी दादी की एक आंख पर हर समय वस्तु स्थिति पर रहती थी। शायद वह भी ख्याल होगा कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अपने निजी लेखन पठन के अतिरिक्त बाबा मोहल्ले के 2-4 लड़कों को पढ़ाते भी थे, पर उससे किसी तरह की आमदनी न होती। विद्या बेचने की चीज़ न थी, मुफ्त देने के लिए थी। शागिर्द उस्ताद का आदर करते थे।
उनकी छोटी मोटी सेवाएं कर देते थे। बस बाबा का लेखन प्रायः अच्छी पुस्तकों की नकल करने तक सीमित था। हाथ का बना कागज इस्तेमाल होता था। कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लाल रंग का लेप लगता था। खुरदरे कागज को चिकना करने के लिए उसे शीशे के घुटन्ने से घोटा भी जाता था। ऐसे दो एक घुटन्ने मैंने भी लड़कपन में देखे थे। बाबा के अक्षर मोतियों को मात करते थे। सृजन प्रतिभा उनमें न थी। कभी कभी शतरंज भी खेलते थे। उनकी शतरंज की मोहरे एक थैली में मेरे घर में सुरक्षित थे। दादी निरक्षर थी, लेकिन लोक बुद्धि और ज्ञान की उनमें कमी न थी। उनको बाबा के लिखने पढ़ने का सगल बेकार बेईमानी लगता था। अक्सर कहती, इस तरह कब तक काम चलेगा। घर के खर्च वर्च की संभाल वे ही करती थी। बाबा को अपने कलम कागज के छोटे मोटे खर्च के लिए दादी की माँ काफ़ी खुशामद करनी पड़ती थी। पुरुष के ऐसे काम धंधों को नारी का समर्थन कब ही मिलता है जिससे 4 पैसे की आमदनी न हो। पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। ठीक है, पुरुष भावना पर जी सकता है पर नारी नहीं। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा है कृपया कमेंटिंग में ज़रूर बताएं। हाँ, राधे राधे दोस्तों।